बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है, इसमें हम एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए उनकी जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसका जो पहला सबसे क्वेश्चन है वो है The characteristics of reversible reaction are many except following ones। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्टरिस्टिक यानी रिवर्सिबल के वो ज़्यादा हैं, 3 हैं, और उनमें से एक जो है वो उसका खासूसियत, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रखता। इसमें से जो 4 टर्म्स आपके पास ये लिखी हुई हैं ए बी सी डी, इनमें से एक जो है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है और बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो अब देखते हैं जी कौन सी रॉन्ग है इसमें से। इनको पहले पढ़ते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो कहते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कभी कंबाइन नहीं होती रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। ये तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता ही तब है जब प्रोडक्ट क्या होती हैं, रिकम्बाइन होती हैं और रिएक्टेंट हमारे पास बनता है। लेकिन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर, कभी नहीं मिलती हैं आपस में। तो लिहाजा यही पार्ट जो है वो हमने ढूंढ लिया, यही गलत है। लेकिन फिर भी हम नीचे वाले पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो, क्योंकि हो सकता है पेपर के अंदर वो इनकी तरतीब चेंज कर दे, तो लिहाजा आपको समझ के इनको जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर ये है जी कि बी पार्ट दे नेवर कंप्लीट। हमारा वैसे तो ए पार्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तो लेकिन हम बाकी भी पढ़ रहे हैं कि वो क्यों सही है। दे नेवर कंप्लीट, तो हमारे पता है कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, बल्कि रेट जो है वो एट इक्विलिब्रियम पे जो है वो इक्वल हो जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। उसके बाद है जी सी दे प्रोसीड इन बोथ फेज। बिल्कुल, ये बोथ फेज में होते हैं, जो है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल जी, इनके अंदर डबल एरो हम लगाते हैं, इसलिए तो ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो लिहाजा जो आपका फर्स्ट पार्ट है कि दी प्रोडक्ट्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये आपका पार्ट जो है वो आंसर है, क्योंकि ये पार्ट उसने रॉन्ग लिखा हुआ है और उसने यही कहा था कि हमें जो रॉन्ग पार्ट है वो उसकी निशानदेही करें, ठीक है। अब ये इस तरह से ये वाला पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, हमने जस्ट क्या करना है, टिक लगाना है, क्योंकि उसने कहा है कि पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट से मुराद ये है कि बाकी करेक्ट हैं, और जो उसने कहा था ढूंढने के कौन सा गलत है, तो फिर ए वाला गलत है। उसके बाद हम जी आगे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कहते हैं इन द लाइम किलन द रिएक्शन CaCO3 CaO और CO3 तो गोज टू कम्प्लीशन बिकॉज। कहते हैं कि ये कंप्लीट होता है, क्यों कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 2 में भी हम पढ़ चुके थे। हमारे पास क्या होता है, सारे इसके डिस्कस करते हैं। ऑफ हाई टेम्परेचर, नहीं जी, हाई टेम्परेचर की बात नहीं है। CO इज़ मोर स्टेबल देन CaCO3, ऐसी बात भी नहीं है। CO2 escapes कंटिन्यूसली, तो ये बात है जिसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा जब हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया तो हमने कहा था कि अगर वो कॉर्क जो है ऊपर से हटा दें तो हमारे पास फिर जे रिवर्सिबल की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर कॉर्क जो है ऊपर लगा रहे और CO2 अंदर रहे तो फिर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बन जाएगा। तो लिहाजा इसका जो है आंसर। उसके बाद डी पार्ट भी देख लेते हैं। CO इज़ नॉट डिसोसिएटेड, तो ये बात भी नहीं है जी। तो हमारे पास यही बात है कि CO2 escape कंटिन्यूसली, तो CO2 उसमें से escape होती रहती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास CaO बच जाता है और रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाता है। तो लिहाजा इसका सी पार्ट जो है आपके पास करेक्ट है। उसके बाद है जी फॉर द रिएक्शन 2A + B, और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये 3C जो है हमारे पास प्रोड्यूस होता है। द एक्सप्रेशन और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़, तो आपको पता है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास Kc होता है, और उसमें हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है यानी एक्टिव मैसेज होते हैं,
और उसकी पावर में इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं जो कि ये हमारे पास 3 होता है, और रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ए की जो पावर होगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे 2, जो इसका कोफिशिएंट होगा। तो लिहाजा 2a + b, तो रिवर्सिबल में ये क्या बनाएगा 3c। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे जी, इसमें हमारे पास जो डी पार्ट है ये वाला ये करेक्ट है कि c की पावर 3 लिखेंगे, a की पावर 2 लिखेंगे और b जो है साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, कहते हैं कब जो है हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। पहली जो ए पार्ट उसने दी है वो ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। तो ये बात नहीं है जी, कंसंट्रेशन की हमने बात नहीं की थी, कंसंट्रेशन की बजाय हमने रेट्स की बात की थी। तो जो इनकी कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसका इक्वल होना लाजमी नहीं है। तो पहला जो ए पार्ट है वो नहीं हो सकता। बी पार्ट में है जी द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होते, हमेशा ये चलते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उनका रेट इक्वल हो जाते हैं, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद लिखा है जी द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो, तो ऐसी बात भी नहीं है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में जो ना लो होता है ना हाई होता है रिवर्स और फॉरवर्ड, बल्कि उनके रेट्स जो हैं वो इक्वल हमने पढ़े थे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो लिहाजा ये जो 3ABC हैं ये आपके पास रॉन्ग है, और जबकि डी पार्ट जो है द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्टेड अबाउट एक्टिव मास। देखेंगे हमारे पास एक्टिव मास जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये बिल्कुल ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जी एक्टिव मास इज़ टेकन इन मोलर कंसनट्रेशन, बिल्कुल जी, एक्टिव मास का जो यूनिट है वो मोलर कंसनट्रेशन है। जब हमने एक्टिव मास पढ़ा था तो ये दोनों ए और बी पार्ट वहाँ पे डिस्कस किए थे। उसके बाद है जी एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक्टिव मास जो है हमारे पास वो उसको मोलर कंसनट्रेशन कहते हैं, और उसके जो है रिएक्शन का रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज की। ये तीनों बातें हमने एक्टिव मैसेज में डिस्कस की थी। अब फोर्थ बात जो वो कर रहा है डी पार्ट में, वो कह रहा है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। तो दी एक्टिव मास का मतलब टोटल सब्सटेंस नहीं होता, बल्कि ये क्या होती है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है कि मोल कितने हैं 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो ये उसका टोटल मास सब्सटेंस का नहीं देखते, बल्कि इसको देखते हैं 1 लीटर के हिसाब से कि 1 लीटर में इसका जो है वो मास कितना है। तो लिहाजा इसका डी पार्ट जो है वो करेक्ट है, डी पार्ट पे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद है जी हमारा 6th, when the magnitude of Kc is very large it indicates, तो कहते हैं जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो फिर क्या हमारे पास ये शो करती है। तो हमारे पास Kc की वैल्यू बड़ी होने का मतलब है कि देखिए ना हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर थे और रिएक्टेंट नीचे थे, ठीक है जी, P फॉर प्रोडक्ट, और हमारे पास Kc बना। अब Kc है आपके पास लार्ज, ये मैं एरो लगा रहा हूँ। Kc लार्ज होने का मतलब है कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या होंगे कम, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में हमने आपका कंसेप्ट बनाया कि Kc बड़ा होगा तो इसका मतलब है R जो है वो छोटा है। जब R कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स कहाँ चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में। तो इट मीन्स के प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे फिर ज़्यादा होंगे। तो यही है जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, बल्कि इसको लिखा रहने देते हैं। रिएक्शन देखें ए पार्ट में कह रहा है रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, तो यही मैंने आपको समझाया कि Kc ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट्स जो होंगे कम होंगे और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन चुके होंगे, तो लिहाजा Kc बड़े होने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, तो ऐसी बात नहीं है, जब ऑल रिएक्टेंट्स होते हैं उस वक्त Kc की वैल्यू कम होती है, तो हमारे पास जो है वो तकरीबन रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। रिएक्शन हैज़ नॉट गॉन टू कम्प्लीशन, ये बात भी नहीं है जी, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन मिक्सचर हैज़ निग्लिजिबल प्रोडक्ट, तो ऐसी बात भी नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो लिहाजा
हमारा 6 का जो ए पार्ट है वो करेक्ट है। उसके बाद है जी हमारा 7th, कह रहे कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ KC इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, देखिए जब KC की वैल्यू बहुत कम होगी तो किसको इंडिकेट करेगी, फिर वही देखेंगे प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे इज इक्वल टू KC। अब KC की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेरी स्मॉल है, ठीक, ये कम होगा तो R ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। KC की वैल्यू कम तो R की वैल्यू ज़्यादा, जब R की वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे पास तो फिर क्या होंगे, R का मतलब है रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स बहुत कम है। जब एक चीज़ होगी ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स के ऊपर मैंने तीर ऊपर को लगा दिया कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स प्रोडक्ट बहुत कम होंगे, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि दी इक्विलिब्रियम विल नेवर स्टैब्लिश, ये बात नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश जो है उसकी हो सकता है। और ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, नहीं ये बात भी नहीं है, रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। रिएक्शन विल गो टू कम्प्लीशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये तो बाद की बात है। और उसमें ये बता रहा है कि डी पार्ट में द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ निग्लिजिबल, तो ये डी पार्ट इसका करेक्ट है। वैसे भी हम जो इससे लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर KC वेरी लार्ज हो तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स होती हैं, और जब KC जो है वो वैल्यू बहुत कम हो तो हमारे पास जो होती हैं प्रोडक्ट्स निग्लिजिबल होती हैं, और ऑलमोस्ट ऑल जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। उसके बाद जी 8 पार्ट इसमें कह रहा है कि रिएक्शंस which have comparable amount of reactants and products equilibrium state have, कहता है कि जिसमें कंपेरेबल होती है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसमें KC की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है ना बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, बल्कि क्या होती है, इसका जो C पार्ट है मॉडरेट KC वैल्यू, दरमियानी सी वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद है जी 9 पार्ट, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड। उसके बाद कह रहा है जी कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है, रेट्स जो है इनके इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद बी पार्ट क्यों नहीं ठीक, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास अमाउंट्स बराबर हो जाती हैं, तो हमने देखें अमाउंट्स की बात नहीं की, जिस तरह वो था ना क्वेश्चन 50-50% वाला, तो हमने अमाउंट्स का बात नहीं की कि अमाउंट्स इक्वल होंगे, 50-50 नहीं हो सकती, हो भी सकती हैं, वो अलग बात है। तो लिहाजा हमने सिर्फ रेट की बात की थी कि जितना हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो अमाउंट भी नहीं इक्वल हो सकती, ठीक है, लाजमी नहीं है कि इक्वल हो। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, तो बिल्कुल जी ये बात है कि हमारे पास रेट जो है फॉरवर्ड और रिवर्स वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सी पार्ट इसका करेक्ट है, हम डी भी डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, तो ये बात भी नहीं है जो है वो रिवर्स चलता है, बिल्कुल चलता है, एक फॉरवर्ड भी चल रहा होता है और रिवर्स भी चल रहा होता है। उसके बाद है जी 10th, कह रहा है जी इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, देखें जी जब है ही हमारे पास इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब होगा सिर्फ एक तरफ को जा रहा है, तो फिर क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम तो उसको कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो, तो जब है ही फॉरवर्ड तो उसमें रिवर्स की तो बात ही नहीं होगी, तो लिहाजा नेवर एस्टेब्लिश आ जाएगा कि कभी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। फिर बी पार्ट है कि दी एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एस्टेब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एस्टेब्लिश रेडियली, तो जी ये इसमें एस्टेब्लिश की बात ही नहीं आती, तो बिफोर या आफ्टर की बात तो बाद में है ना कि कब होगा, पहले होगा, बाद में होगा, या थोड़ा थोड़ा करके होगा, तो जब बात ही है कि होगा ही नहीं तो लिहाजा नेवर एस्टेब्लिश आ जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन है जाना ही एक तरफ है तो ये बातें जो हैं ये गलत हैं कि जी बाद में होगा, ठीक है, बिफोर होगा, आफ्टर होगा, या आस्ता आस्ता करके हो जाएगा, तो लिहाजा ये तीनों बातें आपने नहीं करनी, आपने कहना जी नेवर एस्टेब्लिश होगा ही नहीं, तो इसका 10th का ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। 11th है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन इज वन, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जी लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास फॉरवर्ड होता है, और रिवर्स जो होता है वो हमारे पास राइट से लेफ्ट की जानिब होता है, ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास रिवर्स, और फॉरवर्ड हमारे पास होता है लेफ्ट टू राइट।
और बी पार्ट है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारे पास फॉरवर्ड होता है, रिवर्स नहीं होता। उसके बाद लिखा है जी विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। तो स्लो डाउन जो होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता है, और जबकि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होता है पहले स्लो होता है और बाद में आस्ता आस्ता वो उसकी स्पीड बढ़ती है। जबकि जो हमारे पास फॉरवर्ड होता है पहले हमारे पास तेज़ होता है और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होती है, तो लिहाजा सी पार्ट भी नहीं होगा। और इसका डी पार्ट होगा कि विच स्पीड अप ग्रेजुअली, कि जो हमारे पास पहले उसकी स्पीड कम होती है रिवर्स की और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड बढ़ती है, तो लिहाजा इसका जो है वो हमारे पास डी पार्ट करेक्ट होगा। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, उसमें N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन टू Na3 और Kc की वैल्यू 2.86 दी हुई है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो देखेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इक्विलिब्रियम होता कब है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो है हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। और आपने पढ़ा था कि हमारे पास उस वक्त क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं, जो है हमारे पास N2 भी होगा, उसके अंदर H2 भी होगा और NH3 भी होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे। उसके बाद है डी, ये बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में रेट्स इक्वल होते हैं, तो इसका मीन्स है कि हमारे पास तीनों चीज़ें एट अ टाइम जो होंगी वो मौजूद होंगी। उसके बाद है डी, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl5, PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट ऑफ KCr। तो देखिए एग्जाम्पल थी हमारे पास, जो हमने एग्जाम्पल नंबर की थी 9.3। तो 9.3 में एग्जाम्पल में उसने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं जी, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो आपको दिखा भी देते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल के नहीं, आपको जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि प्रॉब्लम 9.3 और जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था उसमें प्रॉब्लम 9.3 में जो केसी के यूनिट दिए हुए थे वो हमारे पास यही थे, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ, और हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। आपने इन सब को जो है वो राइट आउट करना है और अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।